गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ईवीएस करा रही थी और आज मैं ईवीएस का ही एपिसोड 4 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। लकड़ी काटने से क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, अमेजन वर्षावन, टैगा, भारतीय मानसून। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? संक्रमिका, पारिस्थितिक, आवास, आवास क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकर्मता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन, टैगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गहरे सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये चिपको आंदोलन का नारा है। यदि बात करें चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचूरण की प्रक्रिया को कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एलिलोपैथी, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यूट्रोफिकेशन। बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन होता क्या है? तो झील जैसे वे जल क्षेत्र जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं तथा जो पौधों की तीव्र वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है, यूट्रोफिक कहलाते हैं। यहाँ पौधे तथा जल जंतुओं की भरमार होने की घटना को ही हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अधलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है। जैसा आपने नियम भी पढ़ा होगा, लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। तो लिंडमैन का नियम जो है वो ऊर्जा के इसी घटते स्तर से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है? सौर्य ऊर्जा, वनस्पति, उत्पादक, जैव ईंधन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सौर्य ऊर्जा। एक पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है फ्रेंड्स सौर ऊर्जा। क्यों होता है ये महत्वपूर्ण घटक? क्योंकि हरे पौधे प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि प्रणाली पारितंत्र मैत्रिक है? जैविक खेती, स्थानांतरित खेती, उच्च पैदावार वाली उपजातियों की खेती, पौधों को कांच घर में उगाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जैविक खेती। बात करें यदि जैविक खेती की, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक अल्बर्ट हॉवार्ड द्वारा जैविक खेती विकसित की गई थी और जैविक खेती पद्धति में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के स्थान पर फार्म वेस्ट, कंपोस्ट, जैव कचरा, पौधों के बचे भाग आदि का प्रयोग करके मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? पारितंत्र सामान, पारितंत्र सेवाएं, पारितंत्र पर आधारित पर्यटन, पारितंत्र पर निर्भर जनजातियां। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पारितंत्र सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं। वेलांचल क्षेत्र के, अल्पपोषी क्षेत्र के, नैऋतांचली क्षेत्र के, नितल क्षेत्र के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नितिल क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचाना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे में पहुंचाना, पक्षियों का क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूं आम, घास बकरा आदमी, बकरा कौवा हाथी, घास मछली बकरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, घास बकरा आदमी। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, इस कथन में सभी में सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है, घास बकरा आदमी। घास, ये वाला ऑप्शन क्यों ठीक है तो हम ये भी बता देते हैं आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स घास जो है वो उत्पादक की श्रेणी में आ जाता है, जिसे बकरी खाती है या बकरा खाता है तो इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे बकरा को, जबकि बकरी को मनुष्य खा सकता है तो मनुष्य कौन हो गया? ये सर्वाहारी हो गया। तो वास्तव में खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। हरे पौधे जो हैं फ्रेंड्स वो उत्पादन घटक है। जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? किण्वन में उत्सर्गित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, अतः सौर ऊर्जा ही प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत है? प्राथमिक उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता मांसभक्षी, प्राथमिक उत्पादक मांसभक्षी एवं अपघटक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता मांसभक्षी। यदि सर्वभक्षी की बात करें या सर्वभोजी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सब कुछ खाने वाला,
यह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पादपों तथा जानवरों दोनों से मिलने वाले रासायनिक पोषक पदार्थों से पूरी कर लेता है। इस प्रकार इनके भोजन का स्रोत प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता और मांसभक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, सर्वाहारी को। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सर्वाहारी को। बात करते हैं सर्वाहारी की। सर्वाहारी कौन होते हैं? तो जो जीव शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। सर्वाहारी में मुख्यतः मनुष्यों को रखा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? टिड्डा, भेड़, सांप, मवेशी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सांप। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में कि पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है। अतः डीडीटी का सांद्रण जो है वो सांप में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, आवास क्षेत्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जल चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। जल गैस या वाष्प ठोस या तरल रूप में पाया जाता है। जलाशयों से जल वाष्पीकरण द्वारा वातावरण में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है फ्रेंड्स फिर कि पेड़ पौधे जल को भूमि से अवशोषित कर वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प छोड़ते हैं और यह संघनित होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी को पुनः प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है उल्टा, तुर्क के आकार का, वक्र, सीधा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो फ्रेंड्स सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला, बाघ, केंचुआ, कसकुट्टा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला। क्लोरेला कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की जो क्षमता होती है वो 8% होती है। क्लोरेला जो है वो एक शैवाल की एक प्रजाति है। क्लोरेला से अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। यह शैवाल जो होते हैं शीघ्रता से प्रजनन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के उपरांत क्या करते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ये शैवाल मल तथा मूत्र से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? चींटी, विषाणु, रबर का पौधा, कुकुरमुत्ता। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रबर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 10 डिग्री अक्षांश के भीतर होता है।
ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की आधी संख्या जो है वो इन वर्षावनों में रहती है, इसीलिए इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और यदि फ्रेंड्स आपने हमारे EVS के जो एपिसोड 3 मैं पहले करा चुकी हूँ वो नहीं देखे हैं, तो आप हमारी आई बटन पर क्लिक करके उन प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी पोषण स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? 1%, 10%, 20%, 30%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते किसे हैं। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे वायु, जल और मृदा। इनका क्या करा जाए? भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अवलक्षणों में होने वाला यह अवांछनीय परिवर्तन है, जिससे क्या होता है कि मानव जीवन पर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यही प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन, मेथिल मरकरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन्स। तो लाइकेन्स वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण है। लाइकेन्स एक प्रकार के मिश्र जीव हैं जो कवक व शैवाल के सहचर्य से बनते हैं। ये वृक्षों की पत्तियां, छत्र, भूतल, चट्टान और शिलाओं पर उगते हैं। ये प्रदूषण के पैरामीटर हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से कम होती है, तो यह इस बात का सूचक है कि वहाँ जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा है। जहाँ लाइकेन अच्छे से फैलते हैं वहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं वायु प्रदूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कि नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं नॉकनी सिंड्रोम के बारे में। तो नॉकनी सिंड्रोम को धनजार्जनु रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग मुख्यतः प्रदूषक से प्राय बच्चों में होता है। इस रोग के अंतर्गत दोनों पैरों की हड्डियां विकृत होकर टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे दोनों घुटनों में काफी अंतर रहता है। इस प्रकार के विकार में भी दोनों पैरों की हड्डियों में फीमर और टीबिया प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। और ओजोन किस मंडल में पाई जाती है यदि आपसे पूछा जाता है? तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धीकरण का अर्थ है वातावरणीय कारकों को मनुष्य द्वारा उठाना, खाद्य उपभोग के कारण जीवों की वृद्धि, जनसंख्या में परिमाण में वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कि खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नवीकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। कौन कौन से स्रोत हैं वो? एक तो परंपरागत स्रोत और दूसरा होता है
गैर परंपरागत स्रोत। यदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो फ्रेंड्स परंपरागत स्रोतों में आते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जबकि गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें ऊर्जा के, ये वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं इसे, तो इसमें क्या आता है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। ये बात कर लेते हैं, ये प्रदूषक दो टाइप के हैं, एक द्वितीयक प्रदूषक और एक होता है प्राथमिक प्रदूषक। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं। तो ये वे तत्व हैं जो सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित हुए हैं, जैसे मोटर गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड, कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश आदि। यदि बात करें द्वितीयक प्रदूषक की, तो ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते बल्कि प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं, जैसे ओजोन, PAN, स्मॉग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसिबल में इनमें से किसके बीच रहती है? 30 से 35, 60 से 80, 35 से 60, 70 से 80। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 35 से 60। और ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। और मनुष्य के कान जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन सभी ध्वनियां मनुष्य को नहीं सुनाई देती हैं। डेसिबल में डेसी के अर्थ क्या होता है? डेसी का अर्थ होता है 10 तथा वैज्ञानिक ग्राहम बेल के नाम से बेल शब्द लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 35 से 60 के मध्य रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकानक के लिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापने के लिए, या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है? प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व में महासागरों और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, अत्यधिक शैवाल का फैलना, नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषकों की अधिकता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रदूषक के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, फर्न तथा साइकस, शैवाल तथा लिवरवर्ट, लाइकेन तथा मॉस, नीम का पेड़ तथा आइकॉर्निया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन तथा मॉस। ये क्या है? प्रदूषक के विश्वसनीय सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फ्रियोन्स के द्वारा पर्यावरण बेहद क्षतिग्रस्त होता है। फ्रियोन्स है मिश्रित कार्बन गैसें, मिश्रित क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, मिश्रित सल्फर गैसें, मुक्त गैसें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुत है, पर्यावरण बहुत क्षतिग्रस्त होता है। यदि बात करें फ्रियोन्स की, कि फ्रियोन्स क्या है, तो ये है मिश्रित क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मृदा क्षरण अधिक होता है जब अधिक वर्षा होती है, वर्षा नहीं होती है, कम वर्षा होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जब अधिक वर्षा होती है तब मृदा का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैग फिल्टर,
साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोन डिवाइडर। यह वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि है। इसमें पूछा है कि यंत्रीय विधि नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर जो है ये वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है, जबकि बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर ये सभी क्या हैं? ये सभी यंत्रीय विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रिफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का संबंध जल प्रदूषण से है, ना कि वायु प्रदूषण से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा कि वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है? यूट्रोफिकेशन। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जल प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल व डीजल की बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है, जिससे क्या है कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपने ईवीएस के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे ईवीएस के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। Thanks for watching video friends.